पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत उत्साहित हैं और जब उत्साह बढ़ने की जानकारी हमने हासिल की तो मालूम पड़ा कि राज्यसभा में एक मित्र का नया एडिशन हुआ है। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात जरूर कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुमत होने के बावजूद भी सरकार एक बहुत बड़े दहशत के माहौल में से गुजर रही है और दहशत के माहौल में से गुजरने की वजह यह है कि इतनी उथल पुथल, इतनी अस्थिरता कांग्रेस पार्टी के अंदर है न जाने कब क्या होगा। इस सारी बात को लेकर के सभी नेता केंद्र के भी आशंकित हैं और हिमाचल प्रदेश के भी है, यहां तक के जो सरकार को चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी भी। भारतीय जनता पार्टी ने एक सैद्धांतिक फैसला लिया कि इस बार की राज्यसभा सीट के लिए हम अपना प्रत्याशी नहीं देंगे। और इसके कारण स्वाभाविक रूप से कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सुविधा का ये दौर मिला है। लेकिन मैं इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की जो परिस्थिति है वो आपके सामने आई है। बहुत सारे कांग्रेस के नेता राज्यसभा की इस सीट को हासिल करने के लिए दिल्ली गए, अपना पक्ष रखा। और कुछ नेता तो दिल्ली से तैयारी के साथ हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर गए और मुख्यमंत्री जी बहुत सारे लोगों को आश्वासन देते रहे कि हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सही मायने में अगर वो बात कर रहे थे तो अपने मित्र के बारे में, मित्रों के बारे में ही बात कर रहे थे। एक परिस्थिति पहली बार देखने को मिली कि अपने मित्रों के साथ भी उन्होंने झूठ बोला, उनको भी गुमराह किया। कुछ लोग, उनके मित्र नॉमिनेशन के लिए जो औपचारिकता रहती हैं, जो फॉर्मेलिटीज रहती हैं, वो सारी औपचारिकता भी पूरी कर चुके थे। एनओसीज लेने, कुछ और फॉर्मल टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट रहती है, वो औपचारिकता भी पूरी कर रखी, क्योंकि उनको कहा गया मुख्यमंत्री की ओर से कि भाई आपको टिकट मिल रहा है। लेकिन वो औपचारिकता का दौर धरा का धरा रह गया और एक नेता कांग्रेस पार्टी के जो केंद्र में बहुत लंबे समय से राजनीति में है, हिमाचल से उनका ताल्लुक है, आनंद शर्मा जी, उन्होंने तो अपनी पीड़ा को सार्वजनिक रूप से जाहिर किया है और जो बात कही उन्होंने कि सच बोलने की कीमत चुका रहा हूं। और दूसरी बात उन्होंने एक और बात कही कि मैंने जो कुछ भी राजनीति में हासिल किया है वो आत्मसम्मान के साथ किया है, आत्मसम्मान के साथ कभी भी कोई समझौता नहीं किया है, सत्य बोला है, आत्मसम्मान के साथ काम किया है।
और जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो राजनीतिक यात्रा है, इस यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ऐसा उनका कहना है। भले मीडिया के सामने नहीं कहा होगा, लेकिन कई और जगह हमको ये बातें सुनने को मिली। लेकिन जब से मुख्यमंत्री जी को सुख की अनुभूति हो गई है, आनंद जी का आनंद जो है वो जाता रहा। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन राजनीतिक गुरु जिनको बोलते हैं एक तरह का, जिसमें पंडित सुखराम जी थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को आगे बढ़ाया, और वो कहते थे भी, कभी उनके साथी कहते थे, कभी पीसीओ मांगते थे, कभी ठेका मांगते थे। लेकिन वो सारी चीजों को लेकर के मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। काम करने का, कारोबार करने का सबको अधिकार है, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आ जाएगी कि हिमाचल की पॉलिटिक्स में उनको स्थापित करने के लिए बहुत बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह जी के साथ जो जिन लोगों ने कन्फ्लिक्ट लिया, कन्फ्रंटेशन लिया और सुक्खू जी को आगे बढ़ाया, उनको ही निपटा दिया, उनको ही ठिकाने लगा दिया। और एक तरह के अगर हम बात कहें, आज हिमाचल प्रदेश में स्थिति यह है कि सरकार जो है वो मंत्रिमंडल नहीं चला रहा है। सरकार अगर कोई चला रहा है तो मित्रमंडल चला रहा है। ये नया शब्द मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। बैठक मंत्रिमंडल का कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन बैठक महत्वपूर्ण है तो वो मित्रमंडल की है, जहां फैसले लिए जाते हैं, जहां प्रदेश को कैसे चलाना है, किसका क्या करना है, किसको ठिकाने लगाना है, इन सारी बातों को लेकर के फैसला होता है। एक विचित्र परिस्थिति है, जिस अपने मित्र को उन्होंने राज्यसभा का टिकट दिया, उसमें बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। टिकट देना कांग्रेस पार्टी का अधिकार है, मुझे उस पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी, लेकिन कहा गया कि साधारण कार्यकर्ता को, शायद वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, उनको टिकट दिया गया। हमें भी बहुत अच्छा लगा, साधारण कार्यकर्ता को टिकट मिला। लेकिन एक पक्ष और सामने आया कि जब उन्होंने अपना डिक्लेरेशन किया तो लगभग उसमें जो है, जो चुनाव का जो अपनी प्रॉपर्टी और जो देनदारियां जो होती हैं, संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसमें मालूम पड़ा कि 23 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति उनके पास है और कई करोड़ों का ठेका वर्तमान सरकार में उनके पास है, जो काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रश्न कांग्रेस के ही मित्रों ने किया, जो वर्षों से काम कर रहे हैं, पदाधिकारी हैं, मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, कि काश हमको भी इस प्रकार से साधारण कार्यकर्ता बनने का मौका मिलता। अपने आप में सचमुच में बहुत बड़ी हैरानी की बात है। और उसमें प्रश्न खड़े ये भी हो रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार ऐसे चले जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है।
आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। टूर प्रोग्राम जारी होता है दिल्ली से शिमला आने का, और प्रोग्राम जारी होने के बाद वो रद्द भी नहीं होता, कैंसिल भी नहीं होता है। लेकिन मुख्यमंत्री जाकर के कहीं ऐसे अज्ञात स्थान में चले जाते हैं जहां ना प्रदेश को जानकारी हो पाती है, ना प्रदेश के लोगों को, ना अधिकारी। मैं भी 5 वर्ष मुख्यमंत्री रहा, लेकिन जब टूर प्रोग्राम जारी होता था उसमें कोई अगर चेंज होता था, वहां जहां जाना होता था वहां नहीं जाते, तो 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर उस टूर को मॉडिफाई करके, उसमें मॉडिफिकेशन करके जो है उसमें परिवर्तन करके नए सिरे से जारी किया जाता था। मैं ही नहीं, वीरभद्र सिंह जी रहे, प्रेम कुमार धूमल जी रहे, शांता कुमार जी रहे, क्योंकि एक संवैधानिक पद पर, सर्वोच्च पद पर प्रदेश का मुखिया अपने टूर प्रोग्राम कहीं के भेजते हैं और जाते कहीं हैं, ये अपने आप में बहुत सारे प्रश्न खड़ा करता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी मंडी के दौरे पर गए थे और एक बात को लेकर के उनने कुछ शब्द हमेशा जो है जिनको हर जगह बोलते हैं, बात करते हुए बोलते हैं, बात करने के साथ साथ में भाषण में बोलते हैं। प्रमुख रूप से उसमें हिमाचल की संपदा को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के खजाने को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। आप मुख्यमंत्री हैं, कौन किसकी इजाजत मांग रहे हैं? 3.5 वर्ष का कार्यकाल आपका पूरा हो गया। आप कह रहे हैं कि संपदा को लूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 वर्ष तक रही तो 5 वर्ष तक हमने काम किए हैं। अनेकों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में, कहते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मिला। वो 17,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के विकास को समर्पित हुआ है। मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूं, 4,700 किलोमीटर, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर अगर रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों के लिए हिमकेयर की योजना के माध्यम से स्वास्थ्य की सुविधा मिली है, वो पैसा उस पर खर्च हुआ है। वो पैसा सहारा योजना पर खर्च हुआ है। अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली या जीएसटी कंपनसेशन मिला, वो पैसा हिमाचल प्रदेश में घर घर में नल पहुंचाने का, नल में शुद्ध जल पहुंचाने के काम पर खर्च हुआ। अगर हिमाचल प्रदेश में पूर्व की सरकार में केंद्र से मदद मिली, उस पैसे से नौजवानों को मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जहां हम सरकारी नौकरी जिस नौजवान को नहीं दे पाते थे उसको अपने पांव पर खड़े होने के लिए जरिया दिया, जहां 25% जो है सब्सिडी उसको मिलती थी, उस नौजवान को मिलती थी, 30% बेटी को मिलती थी। हिमाचल प्रदेश में अगर केंद्र से मदद मिली, उससे हमने 60 साल से उम्र के ज्यादा लोगों के लिए पेंशन का प्रावधान किया, ओल्ड एज पेंशन का, हैंडीकैप पेंशन का प्रावधान किया। हमने शगुन योजना चलाई, हमने गृहिणी सुविधा योजना चलाई, हम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जनमंच का आयोजन किए। हमने पैसा हिमाचल का पाई पाई पैसा गरीब आदमी के लिए, गरीब वर्ग के लिए समर्पित किया। अभी तो आपको भी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है 31 मार्च तक मिलती रही।
इस 31 मार्च तक अभी तक मिलेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश का पैसा आपसे अगर पूछे हम तो गया कहां? सड़कों का काम बंद है, पेयजल योजनाओं का काम बंद है, डेवलपमेंट के सारे काम बंद है। अभी अब नाचन विधानसभा क्षेत्र में गए थे, शायद 12 उद्घाटन या शिलान्यास, 12 उद्घाटन किए, जिसमें एक शिलान्यास किया 3 करोड़ के 3.25 करोड़ की लागत से एक शिलान्यास किया। बाकी उन योजनाओं का उद्घाटन किया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में शुरू हुई थी, पूर्ण हुई, बजट प्रावधान किया था, उसके बाद शुरू हुई, उसके बाद आपने उद्घाटन किया। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास कार्य पर तो पूर्ण विराम लगा हुआ है। क्या आपको नैतिक अधिकार है इन सारी बातों को कहने का? यह प्रश्न पैदा होता है। और हिमाचल प्रदेश में जो पैसा केंद्र से मिल रहा है वो मित्रों के हवाले है। मित्रों के मित्र तय करते हैं कि कहां पैसा खर्चना है और उसमें से किस प्रकार से क्या चीजें किस प्रकार से हो रही है। उन सारी चीजों को लेकर के सारी बातें धीरे धीरे निकल रही हैं। एक बात और कही कि पूर्व के मंत्रियों के खिलाफ जो हम कार्रवाई करेंगे, जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। किसने रोका है? 3.5 साल का कार्यकाल आपका बीत चुका है और 3.5 साल के कार्यकाल बीतने के बाद आज अब उन सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस राजनीतिक फ्रस्ट्रेशन है आपकी। जमीन पांव तले खिसक गई है, ये बात मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। और भ्रष्टाचार की अगर हम बात कहें कि किस तरह से संरक्षण दिया जा रहा है, अब इन दिनों में अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा कि एक जगह 25 पेड़ काटने की अनुमति दी, शिलाई का एक मामला है, लेकिन पेड़ कटे कितने? 300 पेड़ों से ज्यादा पेड़ कटे हैं। और जिसने वो पेड़ काटे हैं वो श्रीमान एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर रंजीत नेगी कौन है? उनको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है। एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एफआईआर में कहा गया है कि रात के अंधेरे के कारण हम पूर्ण रूप से पेड़ों की गिनती नहीं कर पाए। क्या जवाब है? ये डिपार्टमेंट के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जिक्र किया हुआ है। और नियम के हिसाब से तो मैं एक बात जरूर कहना चाह रहा हूं, जो एचपी ट्रांजिट रूल जो है 2023 का 2023 के, उसके रूल के अनुसार जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें प्राइवेट लैंड से आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 पेड़ काटने की अनुमति मिल सकती है और पेड़ कटे 300 से ज्यादा। और मुख्यमंत्री जी का बयान बड़ा दिलचस्प था उसमें, और कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, जब प्रश्न पूछा किसी पत्रकार ने उनसे कि जहां पैदल चलने का रास्ता नहीं वहां पर अवैध कटान कैसे हो सकता है? पेड़ कटे हुए जमीन पर धराशायी हुए पड़े हैं, वीडियो उसकी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कह रहे हैं कि वहां तो जाने का रास्ता नहीं है, वहां पेड़ कैसे कट सकते हैं, अवैध कटान कैसे हो सकता है? बहुत विचित्र परिस्थिति है। और नियम के मुताबिक मैं आपको कह रहा हूं, जब इस प्रकार का अवैध कटान होता है, जो 25 पेड़ काटे गए हैं वो भी फॉरफिट होते हैं, और जो मामला बनता है तो 300 पेड़ों का बनता है तो पेनल्टी के साथ साथ में कार्रवाई जो होती है, एफआईआर बनती है तो वो 300 पेड़ की ही बनती है। 300 से ज्यादा जितने पेड़ कटे सबकी बनेगी, और जिसकी परमिशन दी वो भी उसमें शामिल होंगे।
क्या मुख्यमंत्री जी में हिम्मत है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि वो एक मंत्री के बहुत नजदीक और निजी आदमी है। कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप अभी कार्रवाई मत करना चाहते हैं, मत करिए, लेकिन 1.5 साल के बाद निश्चित रूप से कार्रवाई उसमें होगी, जब आपकी सत्ता इस प्रदेश में नहीं होगी। एक और मामला है, मंडी जिला का मामला है, फॉरेस्ट का, जिसको लेकर के विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुई थी। मैं उस पर बहुत ज्यादा बोला नहीं। और एक कांग्रेस के नेता है, उनने अपनी पत्नी के नाम पर जो है डिपो खोलने की परमिशन की प्रोसेस शुरू की और आश्वस्त हो करके कि ये परमिशन मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन इंतजार क्यों करना, उससे पहले पेड़ काट देते। जब तक परमिशन आएगी उससे पहले ही पेड़ काट दिए और लगभग 2000 के करीब ट्रक, 2000 ट्रक जो है काट कट के पेड़ की उसकी स्टैकिंग कर दी। जब शोर पड़ा, जब उसके फोटो वायरल हो गए, वीडियो वायरल हो गए, जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमेटी आपकी जो है वो यहां से गई थी, बलबीर वर्मा जी उसमें देखने के लिए वहां पर गए थे, तो पेड़ों को, जो काटे हुए पेड़ थे, उनको जेसीबी से जो वहां से उठा करके कुछ को दबा दिया गया, दफना दिया गया और कुछ को ढांक से गिरा करके जो है नदी में बहा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट में है, इसलिए मैं उस पर इससे ज्यादा नहीं कह रहा। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है, लेकिन हाई कोर्ट का जवाब जो मांगा गया है उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। जो उनने हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है तो उस जवाब को सरकार की ओर से अभी तक भी नहीं दिया गया है। ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ करप्शन, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, आपको तो। और यहां हिमाचल प्रदेश में और भी बातों का जिक्र करते हैं, पेखूबेला का जिक्र करते हैं। उस पेखूबेला के उस प्रोजेक्ट में जो जहां लगभग 120 करोड़ रुपए का मामला गड़बड़ का है, वही प्रोजेक्ट जो है वो 35 मेगावाट का, उसी कैपेसिटी का गुजरात में बनता है 140 करोड़ पे, और यहां पर 260 करोड़ के लगभग खर्च कर दिया। 32 मेगावाट को, उससे भी 2 मेगावाट कम है, 3 मेगावाट कम है। लगभग 120 करोड़ रुपए का मामला वो है। उस सारी चीज को लेकर के आज हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि वहां कितनी पावर जनरेट हो रही है। नामो निशान मिट गया उसका। यहां भाषण देते हैं कांग्रेस के नेता, यहां भाषण देते हैं मुख्यमंत्री कि इस राज्य में आपदा आई तो जयराम के कारण आई, पेखूबेला में आपदा आई तो किसके कारण आई? कहां गया आपका वो प्रोजेक्ट? जरा ढूंढने की कोशिश करो, तलाशने की कोशिश करो। कानून व्यवस्था की अगर बात कहें तो बहुत सारी चीजों को लेकर के गोलियां तो कहीं भी चलती है। बिलासपुर में पूर्व विधायक पर गोली चलती है। उसकी वजह हम पूछने लगे कि वजह क्या रही, आज तक बता नहीं पा रहे, क्योंकि धंधा एक जैसा था बोलते हैं दोनों का। बाद में धंधे में जब लहदा हो गए, अलग अलग हो गए, तो उसके बाद वो परिस्थिति एक निर्मित हुई वहां पर। पुणे में बर्थडे होता है, बर्थडे में गोली मार करके एक नौजवान को वहीं पर जो है वो मार दिया जाता है। कुछ की सिर पर जो है तलवारों की चोटें लगी हैं, वो गंभीर रूप से अभी तक भी हैं। और बिलासपुर में एक और घटना हुई, 5 वर्ष की बेटी के साथ, जो अभी इन दिनों में चर्चा का विषय बना है। जो घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस भी व्यक्ति ने, चाहे वो माइनर है, बताया जा रहा है माइनर है, लेकिन परिवार के लोग तो हैं, बाकी लोग तो हैं, उनको पूछा जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
और लोग तो मांग कर रहे हैं कि उनके घर को बुलडोजर से गिरा देना चाहिए, ये भी लोग मांग कर रहे हैं। आप किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जो हालात पैदा कर रहे हैं, बद्दी में गोलियां चली, नालागढ़ में गोलियां चली, और चंबा में मंदिर को जला दिया जाता है, मंदिर के अंदर चुनरियां होती है उनको जला दिया जाता है। और ऊपर से मुख्यमंत्री कहते हैं, इस सारी भ्रष्टाचार की सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी कहते हैं कि हमारे मंत्रियों पर एक भी दाग नहीं। जब आंखें खोलेंगे तब दाग दिखेंगे, जब आंखें ही बंद करके रखी हैं तो दाग दिखेंगे कहां से। अधिकांश मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार में गले तक डूबा हुआ है। सिलसिलेवार बातें कहेंगे, कुछ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहेंगे, कुछ बाद में भी कहेंगे। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि हिमाचल ऑन से हम कहते थे, और अब वो सारी चीजों को लेकर के आपके सामने है। अभी ताजा पहले तो 16 HPTDC के होटलों को बेचने की बात कही गई थी, इसमें 8 की और एडिशन हो गई है। उनको HPTDC से लीज पर देने की बात चल रही है, और उससे कहते कि आय जो है वो हमारा नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हो पाएगी, हम पैसा कमाएंगे, आप पैसा कमाइए। लेकिन मेहरबानी करके इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वो पालमपुर की जमीन बेचने की, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जमीन बेचने की बात है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में जो एक आप बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बद्दी और नालागढ़ के पास जो है बना करके जमीन किसी को देने की बात चल रही है, या जमीन पर उसको बना करके देंगे, हाउसिंग कॉलोनी बना करके वहां पर बाहर के लोगों को बांटेंगे, बेचेंगे। क्या वो हिमाचल ऑन सेल नहीं है? उसका नाम शायद हिम चंडीगढ़ रख रहे हैं शायद मेरे ख्याल में। और यहां हमको बार बार कहा जाता है कि 5000 बीघा जमीन दी। तो 3.5 वर्ष से आप सत्ता में हैं। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है, अधिकार आपके पास है, रद्द करिए। लेकिन इतना जरूर कहिए, हिमाचल प्रदेश की सरकार, चाहे हिमाचल की बाहर की दूसरी प्रदेश की सरकार है जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कस्टमाइज्ड पैकेज की अगर बात कहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कोई सरकार इस देश के अंदर नहीं है जिसने कस्टमाइज्ड पैकेज नहीं दिया है। सब ने दिए। तब तो जांच उस बात की भी होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में आज से पहले जो है इंडस्ट्री को सब्सिडाइज्ड पावर दी जाती थी, वो भी तो जांच का विषय है। वही उसी तरह, क्योंकि वो पॉलिसी के अंतर्गत दी गई थी। अगर जमीन दी गई है तो पॉलिसी के अंतर्गत दी गई है। आपको उचित नहीं लगता है, आप रद्द करिए। आप गीत गाए जा रहे हैं, 3.5 वर्ष से गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई आप उसमें उनके खिलाफ कर नहीं रहे हैं। आप करिए, हम कह रहे हैं। और कस्टमाइज पैकेज के बारे में आप मेहरबानी करके आप मत बात करिए। कस्टमाइज पैकेज हर स्टेट ने, हर गवर्नमेंट ने, चाहे भाजपा की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार, चाहे किसी और दल की सरकार, सभी राज्यों में इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अपने राज्यों में अलग अलग समय में दी गई है। और आज हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश छोड़ करके नमस्ते करके जा रही है। उसकी वजह है
कि जो आपने यहाँ हिमाचल प्रदेश में इंडस्ट्रियल सेक्टर को तबाह करने के लिए जो अपने मित्रों का एक बना करके रखा है कि एक दहशत का माहौल, हर बात के लिए वहाँ उनके ऊपर दबाव, हर बात के लिए वहाँ से पैसा, इन सारी चीज़ों की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है हिमाचल को नमस्ते करके जा रहा है। बहुत सारी बातों का जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज का विषय मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ और मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री जी 3.5 वर्ष का कार्यकाल आपका बीत गया है। प्रदेश के विकास से कोई आपको लेना देना नहीं है, प्रदेश के हितों से कोई आपको सरोकार नहीं है। आपका सरोकार सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना, कुर्सी पर बने रहना, सत्ता में आने वाले समय में भी बने रहे, यही, इसके सिवाय अभी तक हिमाचल प्रदेश में चौथा बजट आप जो प्रस्तुत करने जा रहे हैं 21 तारीख को, 4 योजनाएं भी अभी तक आपकी जमीन पर उतरी नहीं है, जिनको प्रदेश के लोग समझते हो, प्रदेश के लोग जानते हो। पहले बजट की हुई घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हो पाई है। ये परिस्थिति आज से पहले किसी भी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में नहीं रही है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन है और व्यवस्था परिवर्तन में आपने इन सारी चीज़ों को किया है, जिसको हिमाचल प्रदेश कभी भी जो है इस पीड़ा को भूल नहीं सकता, जो पीड़ा का दौर इस वक्त 3.5 वर्ष के कार्यकाल में आपके नेतृत्व में हिमाचल के लोगों ने झेला है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 25% आरक्षण का ऐलान किया है, उस पर आप? देखिए, ऐसा है कि अब भरोसा ही नहीं, मुख्यमंत्री कहते क्या है, ना महिलाओं को भरोसा है। पहले तो हमें मुख्यमंत्री इसी बात को लेकर के कहें कि गारंटी पहली कैबिनेट की बैठक में लागू करने की बात कही थी, 1500 रुपये 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की गारंटी दी थी। 3.5 साल बीतने को हैं, उन महिलाओं को फिर से आप गारंटी दे रहे हैं, उन महिलाओं को फिर से आप गुमराह कर रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि किस दिन दे रहे हैं, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, उस दिन भी उनको बेवकूफ बनाने की घोषणा कर रहे हैं, उनको गुमराह करने की आप झूठ बोल करके जो है अपनी बात कह रहे हैं। भरोसा नहीं है, ना महिलाओं को है, ना प्रदेश की जनता को है, क्योंकि अभी तक जो घोषणा की है वो कोई भी पूरी नहीं हो पाई है। ठाकुर साहब, जो ये बजट सेशन आ रहा है, जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो ये प्रपोज्ड बजट पेश करेगी सरकार, वो राज्यपाल को स्वीकार करना चाहिए उसको, कि आप भी उसका विरोध करते हैं? नहीं, देखिए, मैं इस बात को लेकर के अभी तो हम बजट पर टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे, हम देखेंगे पहले कि बजट क्या कर रहे हैं, बजट क्या, किस प्रकार से बजट प्रस्तुत करते हैं, क्या प्रोविजंस उसमें रखते हैं, कितने का बजट पेश करते हैं, क्या टैक्सेस उस पर इम्पोज करते हैं, क्या रेवेन्यू जनरेट करने के रास्ते ढूंढते हैं, क्या खर्च कम करने के लिए वो उसमें कदम उठाते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब बजट प्रस्तुत होगा तभी टिप्पणी करेंगे। सर, कल जो आउटगोइंग गवर्नर है उन्होंने कहा कि वर्क कल्चर की कमी है हिमाचल में, और जो एक फाइनेंशियल कंडीशन है स्टेट की, उसके लिए वर्क कल्चर भी जिम्मेदार है। नहीं, देखिए, मैं इस बात को कहूँगा कि गवर्नर साहब की टिप्पणी पर मुझे टिप्पणी करना वो उचित नहीं है किसी तरह से भी, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने टिप्पणी की होगी, कुछ अनुभव किया होगा, इस सारी चीज को लेकर के मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। 1500 की गारंटी को लेकर पिछले कल मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने और मुख्यमंत्री ने एक मंच से बात कही। हर्षवर्धन चौहान कहते हैं कि हम देना चाहते हैं, भाजपा अड़ंगे अड़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चुनावी वर्ष में विचार करेंगे, भाजपा अड़ंगे अड़ा रही है। देखिए, जब नालायकी अपनी हो, कमजोरी अपनी हो, कमी अपनी हो, तो आसान तरीका होता है कि दूसरे के सिर ठीक रखोना। पिछले 3.5 वर्षों से हम इसी बात को सुन रहे हैं कि प्रदेश के विकास में केंद्र सहयोग नहीं दे रहा है,
तो गाली मोदी जी को देते हैं। दूसरी गाली प्रदेश में आर्थिक संकट जयराम की वजह से 2 लोगों को गाली होती है। क्या हिमाचल प्रदेश में कोई सरकार हमसे पहले कोई रही नहीं? 93 ऑनवर्ड्स हिमाचल प्रदेश ऋण ले रहा है और ऋण लेने के बाद परिस्थिति इस प्रकार की जो बनी है, क्या उनके बारे में भी पूछते हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि उसमें अधिकांश समय उनकी सरकार कर रहा है, कांग्रेस की सरकार कर रहा है? तो इसलिए उनको इस बात को भी मानना पड़ेगा। लेकिन आपने तो प्रदेश का बेड़ा ही गर्क कर दिया। सुखू जी 40,000 करोड़ रुपए 3 साल में ले लिया और उसके बावजूद आप हमको बोल रहे हैं कि हमने ऋण लिया। आपको केंद्र से मदद मिली 6,500 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को अभी तक जो है स्पेशल असिस्टेंस का केंद्र से मिल चुका है। मुझे 1800 करोड़ मिला 5 साल में, जो 50 साल के लिए बिना ब्याज के होता है। वो पैसा मिला, उसका क्या है, कहां खर्च हुआ? प्रश्न तो पैदा ये होता है। अगर उनसे पूछे कि वो पैसा खर्च कहां, क्योंकि विकास कार्य पर तो पूर्ण विराम किया है, संस्थान बंद किए जा रहे हैं। 3.5 साल के कार्यकाल के बावजूद भी अभी भी संस्थान बंद करने की प्रक्रिया चली है। लेकिन जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो खर्चा कर। और आरडीजी के बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, तो 1800 करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए जब मनमोहन सिंह जी 2 फाइनेंस कमीशन उनके समय में रहे, 2 टर्म वो देश के प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए उनके कार्यकाल में मिला। 89,000 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश को मोदी जी की 2 फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत मिला। 72,000 करोड़ का डिफरेंस है। तो प्रश्न पैदा होता है कि हिमाचल के साथ अन्याय कब हुआ? अन्याय तब हुआ जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, यूपीए की गवर्नमेंट थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी और हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए, हिमाचल के विकास के लिए अगर पैसा मिला तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिला, जहां 89,300 करोड़ रुपीस जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा जो है हिमाचल प्रदेश को मिला। ये सारी चीज को लेकर के आंकड़े जो जिस प्रकार से वो प्रस्तुत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं झूठ बोल करके, क्योंकि मुख्यमंत्री की एक खासियत है, शानदार तरीके से झूठ बोलते हैं और उस वक्त वो हंसते भी नहीं है, सीरियस होकर के झूठ बोलते हैं ताकि उनकी बात पर भरोसा, लेकिन भरोसा अब टूट गया है, तार तार हो गया। सर, हाल ही में जो कैबिनेट बैठक हुई है उसमें सरकार ने ये फैसला लिया है कि जो रिजर्वेशन रोस्टर है उसके नियमों में बदलाव किया गया है। आपको लगता है कि ये बदलाव सही है? देखिए, एक तो ऐसा है कि डिजास्टर लगभग 8 महीने के बाद खत्म हुआ है हिमाचल प्रदेश में। डिजास्टर एक्ट का हवाला दे रहे थे और व्यवस्था उनको डिजास्टर हटाने की इसलिए नहीं तो वो तो 5 साल तक पूरा चला ही रखते हैं उसको, पूरे अपने कार्यकाल तक। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप पंचायत के चुनाव जो है मई के महीने तक कराइए, तब जाकर के उनको लगता कि मजाक बन गया, परिहास बन गया, हंसी का विषय बन गया, इसलिए अब डिजास्टर को रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिजास्टर के तहत काम तो हो नहीं रहा है। मलबा पड़ा है, सड़कें टूटी है, लेकिन उसके बाद पंचायत के चुनाव के लिए ये एक उनने हथियार अपनाया था। लेकिन अब उससे बाहर निकल करके पंचायत के चुनाव करना व्यवस्था हो गई और अब रोस्टर के मामले को लेकर के इसमें भी खजल खाना डाल करके, कंफ्यूजन क्रिएट करके, क्योस करके जो है इलेक्शन कमीशन के साथ कन्फ्लिक्ट करके एक हालात पैदा करने चाह रहे हैं कि थोड़ी गुंजाइश चुनाव को टालने की और निकल जाए, इस तरह से प्रयत्न कर रहे हैं और मैं समझता हूं वो उचित नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। सर, राज्यसभा चुनाव को लेकर आपने कहा कि सरकार में बहुमत के बावजूद डर का माहौल है। सीपीएस का मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर लग गया है। आपको क्या लगता है सरकार बजट पास करवा पाएगी क्या? वजह कई हैं, डर की, अंदर की, बाहर की। ये भी एक डर का कारण है क्योंकि 6 लोगों के जो है वो जान अटकी पड़ी हुई है और उनमें से कुछ लोग मंत्री बनने के लिए आतुर हुए पड़े हैं।
तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि कोर्ट का फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन मामला कोर्ट में है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी टिप्पणी की है कि अगर ये कैंडिडेट उतार भी देते तो कुछ कर नहीं पाते। देखिए, इस बात को लेकर के आप गनीमत समझिए कि हमने दिया नहीं, और दिया होता तो आज आप सो नहीं पा रहे होते, रात को आपकी नींद जो है वो उड़ गई होती। ये राणा जी का वीडियो चल रहा है आजकल, एक कि जो राज्यसभा की सीट है वो दुबई में उसका जो बातचीत हुई। उन्होंने बात कही होगी, शायद मेरे लिए तो कुछ तथ्य उसमें होंगे उनके पास। ये बात तो सत्य है कि साधारण कार्यकर्ता की डेफिनेशन कांग्रेस की क्या है वो आपके सामने आ गई, कि जिसके बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट के साथ उसकी प्रॉपर्टी और सारी जो है वो 30 करोड़ से 23 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, वो साधारण कार्यकर्ता की श्रेणी में आता है। अच्छा होता किसी पंचायत के प्रतिनिधि को वो टिकट देते, हमें भी लगता कि साधारण कार्यकर्ता किसी पुराना कार्यकर्ता होता, समर्पित कार्यकर्ता होता, उसको टिकट देते तो भी हमें लगता है। समर्पण सिर्फ पैसे की वजह से ये कतई भी एक अच्छी बात नहीं है, जिस बात पर कई तरह की टिप्पणियां लोग कर रहे हैं, कई तरह के प्रश्न लोग खड़े कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जयराम जी, थैंक यू। आपने बिलासपुर की जगह में जो घटना हुई है उसका जिक्र किया, आप बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हैं? ना, मैं इस बात को लेकर के जहां इस प्रकार की घटना हो तो वहां कार्रवाई, तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा